So hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज को, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रोचिंग है। अभी एसबीआई क्लैरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे रहे हो। आई होप आप सभी के एग्जाम्स जो है वो बेहतरीन जा रहे हो, आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो रहे होंगे। ठीक है, सो इसके बाद जब आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पे लग जाओगे, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तब ये सेक्शन वाइज जो हम चीजें अपलोड कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन हुआ, इसके बाद आरबीआई के सभी न्यूज हो गए, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की न्यूज हो गए, स्कीम्स के रिलेटेड न्यूज हो गए, ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है और आसान बनाने वाला है। इससे पहले सेशन में हमने ऑलरेडी नवंबर 2024 एंड दिसंबर 2024 के बीएफए एंड आरबीआई के न्यूज को ऑलरेडी देख लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वो सेशन नहीं देखे, यानी कि हमारे पास सेशंस को नहीं देखा है जहां पे हमने बीएफए एंड आरबीआई के न्यूज को कवर किया था, तो वो सेशन को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको वो सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अब जनवरी 2025 के बीएफए एंड इसके बाद जो सेशन आएगा वो आरबीआई का आएगा, वो आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को ये मजबूती प्रदान करने वाला है। तो बढ़ते हैं न्यूज की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूज ज्यादा है और ये वही न्यूज है जो कि हमने अपने डेली सेशंस में, अपने वीकली सेशंस में ऑलरेडी देखा है, बड़े आराम से इलैबोरेट करके देखा है। तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे किस तरीके से हमें रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज यहां पे बात हो रही है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टेक होल्डर्स रेस टू मीट 300 करोड़ का कैपिटल टारगेट बाय आरबीआई डेडलाइन। तो अगर आपको याद हो, है ना, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया रिसेंटली। इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया कहां पे? मुंबई के अंदर। याद रहे, ये वो बॉडी है जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगी किसके लिए? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये आपको अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा। इसके मेंबर्स ही इसके ओनर्स होते हैं। याद रहे, इसे स्टैब्लिश किया जाता है किस लिए? ताकि उन एरियाज में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम एनयूसीएफडीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे कहा गया कि भैया 300 करोड़ का पेडअप कैपिटल आपको अचीव करना है। पेडअप कैपिटल का मतलब होता है जब वो कैपिटल जो आप रेस कर रहे हो, क्या बेच के? अपने शेयर्स बेचकर। कब तक? तो 7 फरवरी 2025 तक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसे स्टैब्लिश किस लिए किया गया? तो इसे स्टैब्लिश किया गया ताकि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को असिस्ट कर सके, है ना, क्योंकि इनका मुकाबला किससे है? बैंकों से है। भैया बैंकों के पास फंड्स भी बहुत ज्यादा है, रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्टिफ कंपटीशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड जनरल बैंक्स के बीच में, इस चीज को, इसमें इनको मदद करने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज सेबी इंट्रोड्यूसेस म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स को हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, जुलाई 2024 में यह अनाउंस किया गया था सेबी के द्वारा कि हम लोग म्यूचुअल फंड लाइट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसका मोटिव क्या होने वाला है? इसका मोटिव है, सेबी चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, है ना। जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रही होगी, उसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। सो यहां पे जुलाई 2024 में यहां पे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब यहां पे रिलीज कर दिया गया है ना, किसे? म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क को। ठीक है, मोटिव क्या है? मोटिव है वही, म्यूचुअल फंड के सेक्टर में बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ हाई रिटर्न लो रिस्क के प्रिंसिपल पे ये काम करने वाली। नेक्स्ट इज एनपीसीआई एक्सटेंड मार्केट कैप डेडलाइन फॉर यूपीआई ऐप फॉर अनदर 2 साल। देखो, इनिशियली एनपीसीआई ने 2020 में यह बात कही थी, 2020 में यह बात कही थी, है ना, जिसके बाद और 3 साल जो है इसे बढ़ाया गया था। और अब यहां पे बात किया जा रहा है 26 दिसंबर तक, है ना। 26 दिसंबर तक क्या करना है, बात को समझना। देखो, अभी आप जब यूपीआई
अभी आपके फोन पे यूपीआई एप्लीकेशन होगा कोई ना कोई, सबसे ज्यादा यूपीआई एप्लीकेशन आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं फोन पे, है ना, उसके बाद गूगल पे। तो आप देखोगे अगर 100 रुपए का पेमेंट हो रहा है, अगर 100 रुपए का पेमेंट यूपीआई की मदद से हो रहा है, तो इसमें लगभग 70% शेयर जो है, 70% ट्रांजेक्शन जो है, ये सिर्फ इन दोनों यूपीआई एप्स के थ्रू हो रहा है। तो भैया इनकी डोमिनेंसी हो गई ना। अरे 100 रुपए का पेमेंट हो रहा है टोटल, है ना, यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% जो है वो इन दोनों के थ्रू हो रहा है, तो इनकी डोमिनेंसी इंहांस हो रही है। तो इस डोमिनेंसी को कम करने के लिए 26 दिसंबर दिसंबर 2026 दिसंबर 2026 तक ये डेडलाइन रखा गया है, किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन 30% से ज्यादा, मतलब आप एक कैप रख दिया जाएगा कि 30% कस्टमर्स ही आप केटर करोगे यूपीआई के में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑन पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना टू रिमेन अनचेंज। तो यहां पे ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं भैया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस में इनका डेटा आता है, क्वार्टरली बेसिस में इनका डेटा आता है। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। आपके रिसेंट आरआरबी पीओ मेंस के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी एसबीआई क्लरिकल मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लेटेस्ट जो है डेटा वो याद करके जाने की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज अर्ली स्टेज इन्वेस्टर एनलाइटन एंजल फंड लॉन्चेस 2 करोड़ का स्टार्टअप फंड। तो यहां पे भैया एनलाइटन एजेंट फंड ने, एनलाइटन एंजल फंड को सभी का अप्रूवल मिल गया है टू एक्ट या फिर टू ऑपरेट एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, टू ऑपरेट एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहां पे ये लॉन्च कर रहा है 200 करोड़ का स्टार्टअप फंड, ठीक है, इंक्लूडिंग 100 करोड़ ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने 200 करोड़ बोला, बाद में मुझे लगा कि भैया जरूरत ज्यादा है तो 100 करोड़ में बढ़ा सकता हूं, तो ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो +100 -100 की बात यहां पे की जा रही है। तो यहां पे ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो 100 करोड़ का होने वाला है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट इज आरबीआई टाइटन्स लिक्विडिटी नॉर्म फॉर डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में आपको पता है क्या है भैया, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये एनबीएफसी की तरह काम करेगी, ठीक है, एनबीएफसी की तरह काम करेगी। ये क्या करती है भैया, ये हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करेगी। बट यहां पे आपको 2 टाइप की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखने को मिलेगी, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो यहां पे आरबीआई इंप्लीमेंटेड रिवाइज्ड नॉर्म्स रिक्वायरिंग डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज टू मेंटेन हायर लेवल ऑफ लिक्विड एसेट अगेंस्ट द डिपॉजिट। कह रहा है भैया जो डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज है ना, ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, तो भैया लेट्स से उनको 100 रुपए का डिपॉजिट आया, उनके पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया भैया, ठीक है। तो आपको भैया मिनिमम एक मिनिमम आपको लिक्विड एसेट जो है अपने पास रखने की जरूरत है, किस लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो आरबीआई इंप्लीमेंटेड रिवाइज्ड नॉर्म रिक्वायरिंग डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू मेंटेन हायर लेवल ऑफ लिक्विड एसेट अगेंस्ट द डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के बदले जो आपको लिक्विड एसेट रखने की जरूरत है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मस्ट होल्ड लिक्विड एसेट इक्विवेलेंट टू 14%, ठीक है। फिर इसको 15% किया जाएगा, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2025 तक इसको 15% कर दिया जाएगा, अभी फिलहाल जो है इसे 14% पे रखा गया है। नेक्स्ट इज आरबीआई न्यू गाइडलाइंस बैंक अकाउंट क्लोजर बिगिन फ्रॉम जनवरी 1 2025। ऐसे बैंक्स जो कि डोरमेंट है, ऐसे अकाउंट्स जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, इनएक्टिव है या फिर जीरो बैलेंस। डोरमेंट का मतलब 2 साल या उससे ज्यादा से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई आपके अकाउंट में। इनएक्टिव का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले 12 महीने में या उससे ज्यादा। एंड जीरो बैलेंस यानी कि भैया एक एक्सटेंडेड पीरियड तक आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है। इन अकाउंट्स को यहां पे बंद करने की बात की जा रही है 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्ज टू रिकॉर्ड 16.73 बिलियन इन दिसंबर, वैल्यू एट
23.25 ट्रिलियन। तो क्या कह रहा है देखो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है इतनी एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है इतनी। अरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमेशा ज्यादा रहेगा वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से, या इक्विवेलेंट होगा। एक ट्रांजैक्शन में 1 रुपए हुआ, 100 देखो है ना, क्या कम तो हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हुआ है भैया, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 8%, जो वैल्यू है वो 8% से इंक्रीज हुआ है। कितना पहुंच गया, इतना, पहले ये इतना हुआ करता था लास्ट ईयर सेम मंथ में, है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इतना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 8% से इनहांस हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम के भी अंदर भी यहां पे 8% से इनहांस देखने को मिल रहा है। 16.73 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए हैं एंड कितने वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो 23.25 ट्रिलियन लास्ट ईयर सेम मंथ में, सॉरी लास्ट मंथ सेम ईयर में ये इतना था, यानी कि इतने का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे आईएमपीएस, फास्टैग, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शंस की भी डेटा आपके सामने रखी गई है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज इज बजाज एलियांस अनवील्स इंडस्ट्री फर्स्ट इको एश्योर एंड नेम ड्राइवर कवर्स। क्या कह रहा है, बजाज एलियांस ने इंट्रोड्यूस किया है 2 मोटर इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। एक का नाम है इको एश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन, दूसरे का नाम है नेम्ड ड्राइवर कवर। ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड होने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, याद रहे ये मोटर इंश्योरेंस कवर होने वाला है, ठीक है। इको एश्योरेंस रिपेयर प्रोटेक्शन में क्या होने वाला है, फोकस ऑन इको फ्रेंडली व्हीकल रिपेयर्स, यानी कि जो ऐसी व्हीकल्स जो कि पेट्रोल वगैरह से नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, एंड रिप्लेसमेंट इट इज अवेलेबल फॉर प्राइवेट कार अप टू 12 साल ओल्ड अंडर ओन डैमेज सेक्शन ऑफ द पॉलिसी। तो आप देखोगे प्राइवेट कार्स के लिए 12 साल ओल्ड। नेम ड्राइवर कवर में फॉर इंडिविजुअल्स ओनिंग वन और मल्टीपल कार ड्रिवन प्राइमरली बाय स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल जो एक से ज्यादा कार ओन करते हैं और किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है, उनके लिए नेम ड्राइवर कवर, और एक इको एश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन जिसमें आपके पार्ट जो है वो रिपेयर किए जाएंगे। पर ध्यान रहे वही व्हीकल्स जो कि ग्रीन व्हीकल्स कह सकते हैं, जो कि पेट्रोल्स वगैरह से नहीं चल रहे। श्रीराम फाइनेंस लॉन्चेस श्रीराम ग्रीन फाइनेंस टू बूस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो यहां पे श्रीराम फाइनेंस ने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट जिसका नाम हो रहने वाला है श्रीराम ग्रीन फाइनेंस, जो कि बेस्ड है बेंगलुरु के अंदर। ध्यान से समझना, श्रीराम फाइनेंस ने अपना एक नया वेंचर फॉर्म किया है जिसका नाम है श्रीराम ग्रीन फाइनेंस, यानी कि अब से श्रीराम फाइनेंस के जितने भी ग्रीन एक्टिविटीज होंगी, यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, वो इसी पर्टिकुलर आर्म के थ्रू वो कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। इसी आर्म के थ्रू वो कंडक्ट करने वाला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज 172 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड ड्यूरिंग 2014 से लेकर 24 के बीच में, 46 मिलियन फाइनेंशियल 24। तो यहां पे भैया क्लिम्स की डेटा है ना। क्लिम्स यानी कि कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल एंड सर्विसेज की डेटा है, जहां पे बताया जा रहा है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में 172 मिलियन फ्रेश जॉब जो है वो क्रिएट किए गए, जिसमें से आउट ऑफ 172 अकेले 2023-24 में 46 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट हुए। साथ ही साथ भैया जो क्लिम्स का डेटाबेस है वो 27 इंडस्ट्रीज जो कि 6 सेक्टर्स में बटे हुए हैं उसके डेटा को एक्युमुलेट करता है। आप देखोगे सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ जॉब्स के अंदर, फिर एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है 68 लाख पेंशनर्स टू गेन फ्रॉम ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन न्यू सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम अक्रॉस रीजनल ऑफिस। तो यहां पे देखिए ईपीएफओ की बात हो रही है, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम करने वाली है, ठीक है। तो यहां पे ईपीएफओ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड सीपीपीएस को इंप्लीमेंट कब किया गया था, याद रखना 1995 के अंदर, ठीक है। 1995 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, 1995 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। मोटिव क्या भैया, मोटिव था कि पेंशनर्स जो है वो अपने पेंशन, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है पेंशनर्स जो है वो अपने पेंशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पेंशन को एक्सेस आप किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बैंक, एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही आप अपने पेंशन को एक्सेस कर सको। तो ईपीएफओ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट्स सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम विद 1570 करोड़ डिस्पोज्ड टू ओवर 68 लाख पेंशनर्स अक्रॉस 122 पेंशन डिस्पोजिंग रीजनल ऑफिसेज। तो इतने रीजनल ऑफिसेज के जरिए इतना करोड़ पेंशन अमाउंट जो है वो डिस्पर्स किया जा चुका है 68 लाख पेंशनर्स के अकाउंट में। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है। इसे रोल आउट किया गया था, याद रहे इससे रोल आउट किया गया था, है ना, 1995 में, ठीक है। आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
टू न्यू डिपॉजिट स्कीम। तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दो नए डिपॉजिट स्कीम्स की शुरुआत की है। ये है ना, जिसका नाम क्या है, हर घर लखपति, दूसरा है एसबीआई पैट्रॉन्स। हर घर लखपति जो है ये एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होने वाला है टू हेल्प कस्टमर्स टू एक्युमुलेट ₹1,00,000 और मल्टीपल्स ऑफ देयर ऑफ। या जिस रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको 1,00,000 या इसी के डिनोमिनेशन में आप अपने डिपॉजिट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। माइनर्स के लिए भी अवेलेबल होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे एसबीआई पैट्रॉन्स को लॉन्च किया गया है, जो कि 80 साल या उनसे ज्यादा के बुजुर्गों के लिए है ना, ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। तो एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम क्या है, हर घर लखपति, एंड एक एसबीआई पैट्रॉन्स जो कि सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप अपने हिसाब से डिपॉजिट जो है वो करते हो। नेक्स्ट न्यूज इज अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट ओवर 20,000 करोड़। तो यहां पे कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है भैया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट है, जहां पे कहा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अनक्लेम्ड अमाउंट कितना है भैया, 20,062 करोड़ है एज ऑफ मार्च 2024। ठीक है, तो आप देखोगे भैया इतने अमाउंट्स को क्लेम करने वाला कोई नहीं है ना, क्लेम ही करने वाला कोई नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पेड टोटल बेनिफिट ऑफ 5.77 लाख करोड़ इन 2023-24। तो आप देखोगे 2023-24 के अंदर जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने इतना बेनिफिट पहुंचाया है, इतना अमाउंट का बेनिफिट जो है वो अपने कस्टमर्स को पहुंचाया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अनूप कुमार सिन्हा एज बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो यहां पे अनूप कुमार सिन्हा जी का रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, 4 जुलाई 2026 तक इनका टेन्योर चलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज इज टीसीएस जो है वो बैंक ऑफ भूटान के साथ पार्टनरशिप साइन कर रहा है, एक एमयू साइन कर रहा है कस्टमर सर्विस एनहांस करने के लिए। तो टीसीएस प्लस बैंक ऑफ भूटान एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रहा है, जिसमें टीसीएस जो है वो बैंक ऑफ भूटान के है ना, जो डिजिटल जो सर्विसेज है उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, है ना, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना इसका मेन मोटिव होने वाला है। नेक्स्ट इज इंडियाज पोवर्टी रेट बिलो 5% इन 2024। तो भैया कितने 5% पोवर्टी रेट, यानी कि कितने परसेंट ऑफ पीपल हैं जो कि बिलो पोवर्टी लाइन है ना, या कितने परसेंट लोग हैं जो कि पुअर हैं। तो भैया ये 5% कहा जा रहा है, 5% से कम कहा जा रहा है। तो एज पर एसबीआई रिसर्च रूरल पोवर्टी डिक्लाइन टू 4.86%। तो यहाँ पे रूरल पोवर्टी की बात हो रही है, यानी कि गांव के अंदर पोवर्टी की बात हो रही है मार्च 2024 में, है ना। जो रूरल पोवर्टी है ये 4.86% है। 2011-12 में आप देखोगे रूरल पोवर्टी इतना हुआ करता था, और अगर मैं अर्बन पोवर्टी की बात करूं तो ये प्रेजेंट में इतना है, 2011 में ये इतना हुआ करता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। एट एन एग्रीगेट लेवल, यानी कि भैया ऑल टुगेदर अर्बन प्लस रूरल दोनों की बात हो रही है, पोवर्टी रेट इन इंडिया कुड नाउ बी इन द रेंज ऑफ 4 से लेकर 4.5%। यानी कि अर्बन रूरल दोनों की अगर मैं बात करूं तो पोवर्टी रेट जो है वो इसके बीच में है, इस पर्टिकुलर बैंड के बीच में है। ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है। ऑल्सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल मंथली कंजप्शन की बात की जा रही है, विच इज 69.7%, जो कि बहुत ज्यादा है अभी भी, है ना, बट 2009-10 के कंपैरिजन में ये कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर लो सेविंग्स देखने को मिल रहा है। न्यू एस्टिमेटेड पोवर्टी लाइन 2023-24 रूरल में इतना कंजप्शन अगर आप नहीं कर रहे हो तो पुअर हो, अर्बन एरियाज में इतना कंजप्शन नहीं कर रहे हो तो आप पुअर है। चलो, असम पार्टनर्स विद एसबीआई यूबीआई टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहां पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड असम गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एमयू साइन कर रही है, जहां पे असम के अंदर रह रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 0 प्रीमियम में, यानी कि आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको आप देखोगे 10 लाख तक का तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलने वाला है, यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि डेथ के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ में आपको 1 करोड़ मिलेगा, परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी में आपको 1 करोड़ मिलेगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 80 लाख मिलेगा, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आपको 2 करोड़ मिलेगा। यानी कि ऐसे आपकी डेथ हो रही है, इन तमाम रीजंस की वजह से अगर आपकी डेथ होती है, किसकी डेथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि असम के अंदर रह रहे हैं, तो उनको यहां पे विदाउट प्रीमियम, है ना,
ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, विदाउट प्रीमियम ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज एसबीआई कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है कौन? एसबीआई। किसके लिए? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं। तो एसबीआई बिगन ऑफरिंग कोलैटरल फ्री स्टडी लोन ऑफ अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं। ओवर 1.3 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग ओवरसीज एजुकेशन 2024। तो 2024 में कितने वो इंडियंस हैं जो कि भैया बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं? तो 1.3 मिलियन। ठीक है। बैंक्स जनरली यूज मॉडल एजुकेशनल लोन स्कीम टू सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वांटम, सिक्योरिटी, मार्जिन एंड इंटरेस्ट रेट फॉर स्टडी लोन्स। तो स्टडी लोन्स के लिए जो है वो बैंक जो है मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो कि नहीं है, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करने के लिए, जिसे डेवलप किया गया था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जो कि बैंकों का एसोसिएशन हो। तो यहाँ पे देखिए लोन्स अप टू 7.5 लाख, नो कोलैटरल बट पेरेंट्स मस्ट जॉइन बोरोवर्स विद एप्लीकेंट है। फिर अबव 7.5 लाख जो है जॉइंट बोरोवर्स होनी चाहिए, कोलैटरल की जरूरत है। ऐसे करके चीजों को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट इज नबफिड यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो इन्वेस्ट 745 करोड़ इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय एनडीआर इन्वेट, यानी कि एनडीआर इन्वेट की बात यहां पे हो रही है। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नफपिट जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 745 करोड़ इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जिसे इशू किया गया है एनडीआर इन्वेट के द्वारा। तो नफपिट जो है 745 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है। तो लंबे समय का ये बॉन्ड होगा। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज फेडरल बैंक ट्रांसफॉर्म्स कॉर्पोरेट बैंकिंग लैंडस्केप विद फेड1 पावर्ड बाय न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर फिनएक्सिया। तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फेड1 विच इज गोइंग टू बी एडवांस ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जिसे डेवलप किया गया है फेडरल बैंक एंड फिनएक्सिया के द्वारा मिलकर। Next is Punjab and Sindh Bank to roll out instant loan scheme for MSME based on GST return। तो ऐसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी जीएसटी रिटर्न है, ज्यादा जीएसटी रिटर्न वालों को ज्यादा लोन, कम जीएसटी रिटर्न वालों को कम लो। तो यहां पे इस पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंस्टेंट लोन स्कीम को लॉन्च किया है, जहां पे 25 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ऑल्सो पंजाब एंड सिंध बैंक ई अपना घर एंड पंजाब ई अपना वाहन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, अंडर विच प्रिंसिपल अप्रूवल टू एन एप्लीकेशन इज गिवन 15 मिनट्स। तो मतलब 15 मिनट्स के अंदर ही आपको अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा। RBI keeps interest rate on floating rate saving bond unchanged at 8.05%। तो फ्लोटिंग रेट है ना फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड एक टाइप का भैया क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो है एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। याद रहे यहां पे इशुअर कौन है होगा भैया? यहां पे एक इशुअर होगा, क्योंकि बॉन्ड है तो इशुअर होगा। यहां पे गवर्नमेंट इशुअर होता है और एक आपको इन्वेस्टर देखने को मिलेगा जो कि इस बॉन्ड को परचेज करेगा, है ना, जो कि इस बॉन्ड को भैया क्या करने वाला है? परचेस करने वाला है। याद रखना जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होती हैं इसमें जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ये सेमी एनुअली किया जाता है 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को, है ना। इसका लॉक इन पीरियड 7 साल का होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। लॉक इन पीरियड जो है 7 साल का, अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। तो आरबीआई अनाउंस द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ठीक है। फॉर द जनवरी 1 टू जून 30 2025 वाला पीरियड द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस हाफ ईयर, मैंने आपको बोला हाफ ईयरली रेट्स होता है, रिमेन एट 8.05%। तो इंटरेस्ट रेट जो है 8.05% होता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, ट्वाइस ईयर इसे एडजस्ट किया जाता है और इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली दिया जाता है 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई आस्क क्रेडिट ब्यूरो बैंक टू पे ₹100 कंपनसेशन पर डे फॉर डिले इन डेटा अपडेशन, है ना। यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई का डायरेक्शन ये है कि भैया आपको ₹100 का कंपनसेशन देना पड़ेगा पर कैलेंडर डे, यानी कि हर दिन आपको ₹100 का कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कस्टमर्स के कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं होते हैं। अगर कस्टमर ने 1 जनवरी को अपना भैया कोई भी दिक्कत है ना आपके सामने रखा और ये 30 जनवरी तक रिजॉल्व नहीं होता है, तो 31 जनवरी के बाद जितना समय आप लगाओगे कस्टमर्स के चीजों को रिजॉल्व करने के लिए,
तब तक आपको 100 रुपए जो है वो एज ए पेनल्टी जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ये बात कही जा रही है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है वो क्या करती है भैया, ये डेटा कलेक्ट करती है, एंड क्रेडिट डेटा जो है ना, कोई भी इंडिविजुअल है या बिजनेस है, उसकी जो है उसकी क्रेडिट डेटा जो है रखने का काम करती है, क्रेडिट डेटा जो है वो रखने का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे रिसेंटली आरबीआई ने ये भी बोला था कि अगर अगर भैया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, अगर आप किसी कस्टमर्स की डेटा कि कस्टमर कितना ज्यादा क्रेडिट वर्दी है, उसकी डेटा किसी बैंक को दे रहे हैं, किसी एनबीएफसी को दे रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है कि भैया आपका पेमेंट हिस्ट्री क्या था, क्या आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया, कितने लोन्स आपके पास चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी बातें यहाँ पे कही गई थी आरबीआई के द्वारा कि भैया आप कस्टमर को बिना इन्फॉर्म किए कस्टमर की डेटा जो है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते हैं। प्रेजेंट में आपको 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज देखने को मिलेगी। एक है ट्रांस यूनियन, सिबिल, सीआरआईएफ, हाईमार्क, इक्विफैक्स एंड एक्सपीरियन। आइए, RBI emerges as a second largest central bank gold buyer worldwide till नवंबर 2024। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी लेटेस्ट डेटा जो आपको याद रखने की जरूरत है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, जहां पे आप देखोगे आरबीआई ने नवंबर 2024 में 8 टन ऑफ गोल्ड परचेज किया है। आरबीआई जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बायर होने वाली है नवंबर 2024 में। सबसे ज्यादा जो है वो बैंक ऑफ पोलैंड ने गोल्ड जो है वो परचेज किया है। टोटल गोल्ड होल्डिंग एज ऑफ नवंबर एंड 2024 आरबीआई के पास कितना है, 876। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड के पास कितना है, 448। पीपल बैंक ऑफ चाइना के पास 2264 एंड सबसे ज्यादा यूएसए के पास 8133 टन ऑफ गोल्ड है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व इसके पास है, फॉलोड बाय जर्मनी, इटली, उसके बाद फिर आपको बैंक ऑफ चाइना, ये सब देखने को मिलेगा। इंडिया की पोजीशन लगभग 7वें पोजीशन पे, एक बार आप चेक भी कर लो। बजाज ब्रोकिंग पार्टनर्स विद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टू लॉन्च 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन। तो 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन यानी कि एक ही अकाउंट से आप बैंकिंग सर्विसेज भी ले सकते हो, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी कर सकते हो। तो एक सिंगल अकाउंट से आप ये 3 सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो, ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। नेक्स्ट इज फाइनेंस सेक्रेटरी पांडे गेट्स चार्ज ऑफ रेवेन्यू, चावला मूव टू डिपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो अरुणेश चावला जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, अब ये लीड करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। एंड तुहिन कंता पांडे जो कि दीपम के सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो भैया इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया अरुण चावला के प्लेस में। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेम्स बलदेव प्रकाश एस डीएमडी एंड ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। तो यहां पे बलदेव प्रकाश को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का क्या अपॉइंट किया जाए, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। अच्छा, बलदेव प्रकाश जो कि ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एमडी सीईओ के पोस्ट पे, इनको डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है एसबीआई का। एंड शिवा ओम दीक्षित को डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है ऑपरेशन चैनल मैनेजमेंट का, ठीक है, एसबीआई के अंदर। पीएनबी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25। तो यहाँ पे पीएनबी ने एक हैकाथॉन लॉन्च किया है। हैकाथॉन बेसिकली एक कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हैकाथॉन है तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक कंपटीशन है जहां पे विनर्स को अवार्ड वगैरह भी दिया जाएगा। किसके गाइडेंस में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के गाइडेंस में। थीम क्या है, कोड अगेंस्ट मैलवेयर। क्रेडिट्स गेट्स आरबीआई नॉट टू लॉन्च ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो यहां पे आप देखोगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पे भैया आप अपने अनपेड इनवॉइसेस की मदद से अनपेड इनवॉइसेस को सेल आउट कर सकते हो, अनपेड इनवॉइसेस को यहां पे सेल आउट कर सकते हो, उसके बदले जो है वो कैपिटल रेज कर सकते हो। लेट्स से मेरे और तुम्हारे बीच में एक बिजनेस हुआ, 500 करोड़ का, आपने मुझे पैसे के बदले इनवॉइस दिया और आपने कहा कि 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद ये पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। बट अर्जेंटली आपको कोई एक और ऑर्डर आ गया, तो भैया आपके पास कैपिटल कहां से आएगा, तो आप कहां जाओगे, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाओगे। ऐसे 5 बॉडीज हैं जो कि आरबीआई के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो अभी क्रेडेक्स को मिला है। क्रेडेक्स कौन से नाम से यहाँ पे ऑपरेट करेगा, तो डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज के नाम से ऑपरेट करेगा। अदर 4 जो है C2 ट्रेड्स, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट, RXIL, ठीक है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है अनपेड इनवॉइस की मदद से आप कैपिटल जो है पैसा रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है 250 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर होनी चाहिए। क्रेडेक्स, ये तो पहली न्यूज होगी। दूसरा न्यूज ये है कि क्रेडेक्स जो है ये दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है ना, जिसके पास ट्रेड्स
का भी अप्रूवल है एंड आईटीएफएस का भी लाइसेंस है। आईटीएफएस यानी कि जिसे रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को देखने का काम करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन से, जो फॉरेनर्स के साथ किए जा रहे हैं ना, अब्रॉड के। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि आरबीआईएच आईआईएमए वेंचर्स लॉन्च प्रोग्राम टू फोस्टर वुमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो उनको महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, उनको मेंटोरिंग प्रोवाइड किया जाए, मेंटोरिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब प्लस आईआईएमए वेंचर्स जो है ये स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 को लॉन्च कर रही है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग बॉडी हैज रिसेंटली इनिशिएटेड, क्या तो स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0। तो आप क्या कहोगे, आईआईएमए वेंचर्स, जो कि कहां पे बेस्ड है, अहमदाबाद बेस्ड है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। नेक्स्ट इज फोन पे ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस फॉर महाकुंभ मेला अटेंडीज। तो ऐसे लोग जो कि महाकुंभ में विजिट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान को इनिशिएट किया गया है। अब देखो 1 लाख तक का आपको कवरेज मिलने वाला है, 1 लाख तक का आपको यहाँ पे कवरेज मिलने वाला है 26 से लेकर 13 जनवरी के बीच में, मतलब 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में प्रयागराज के अंदर भैया ये महाकुंभ हुआ। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इंडियन ओवरसीज बैंक टू सेल 46 एनपीए अकाउंट वर्थ रुपीज 11,500 करोड़। तो एनपीए आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे लोन्स इसी को हम बैड लोन्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे लोन्स भैया, ऐसे लोन्स जिनका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट 90 दिनों से नहीं आया है ना, वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। क्योंकि अब तक तो ये एसेट था, क्योंकि भैया इंटरेस्ट भी आ रहा था। देखो हमेशा याद रखना, जब आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, इंस्टॉलमेंट पे करते हो किसी लोन का, तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। तो जब अब तक तो भैया आपके पास इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अमाउंट आ रहे थे, बट अब नहीं आ रहा है 90 दिनों से, तो ये क्या बन गया, ये नॉन परफॉर्मिंग बन गया। इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को या तो भैया क्या किया जाता है ना, अपने बैलेंस शीट से भैया राइट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि आपकी बैलेंस शीट जो है वो साफ सुथरी रखे, या फिर इसे भैया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच दिया जाता है ना। तो यहाँ पे 11,500 करोड़ टोटल 46 लोन अकाउंट्स हैं जो कि एनपीए है। इनको भैया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को यहाँ पे सेल करने की बात की जा रही है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो कि जिसे स्टैब्लिश किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमिटी इन 1998, ये बात भी याद रखनी है। ये रजिस्टर होगी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एंड सरफासी एक्ट ऑफ 2002, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस जो है पूरा जो है, यहाँ पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। ये जो है सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह देखने का काम करेगा, आपके जो कोलैटरल्स है उसको बेचने का काम करेगा। IBBI mandates exclusive use of e-Bicray for liquidation and asset auction। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे स्टैब्लिश किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 के अंदर। 2016 में ही इसे स्टैब्लिश किया जाता है। ये क्या करेगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को देखेगी, जिसके लिए एक लिक्विडेटर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जो कि आपके कोलैटरल को बेच के आपके जो लेनदार है उनको पैसे वापस करने का काम करेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेटेड दैट ऑल ऑक्शन फॉर सेल ऑफ एसेट अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस मस्ट बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन ई-Bicray ऑक्शन प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। यानी कि इस तारीख के बाद से जितने भी भैया ऑक्शंस होंगे एसेट्स के, जो कि कोलैटरल के फॉर्म पे रखे गए थे, वो ई-Bicray प्लेटफॉर्म के मदद से ही होने वाले हैं। ई-Bicray ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क के नाम से अब आप इसे जानने वाले हो, जिसे दिसंबर 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। याद रखना, ये पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक अलायंस है, जहां पे आपको 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज आरबीआई 15 डे क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल। तो यहां पे 15 दिनों का क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल जो है वो इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है क्रेडिट ब्यूरो से, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट होता है जिसमें आपकी सारी चीज होती है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आप लोन कितना लिए हो, कितना डिफॉल्ट कर रहे हो, मतलब आपका क्रेडिट वर्दीनेस से बताता है आपका क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो आरबीआई मैंडेटेड दैट ऑल लेंडर्स मस्ट अपडेट क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड एवरी 15 दिन
इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025। मोटिव क्या है भैया? मोटिव ये है कि जो बोरोअर है ना, जो लोन लेना चाहता है, उसके फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में मुझे पता चल सके, ऐसे लोग को लोन ना दिया जाए जो कि भैया लगातार जो है वो बैंकों के लोन को नहीं पे कर पा रहे हैं या जो काबिल नहीं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है ना, तो ये एक एसोसिएशन है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, याद रखना। एक्सटेंड डेडलाइन फॉर अदरिंग टू मैक्सिमम 3 लेंडर पर बोरोअर रूल बाय 3 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है, पहले देखो 1 जनवरी 2025 को कहा गया था कि 1 जनवरी 2025 के बाद जितने भी है ना, जितने भी माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करेंगी, है ना, एक लेंडर जो है भैया, पहले क्या था भैया, एक लेंडर जो है, एक बोरोअर जो है वो 4 लेंडर यानी कि जो उधार देने वाला है, उधार देने वाला से लोन नहीं ले सकता। एक बोरोअर 4 लेंडर से ज्यादा से उधार नहीं ले सकता। ये भैया जुलाई 2024 की गाइडलाइंस थी। अब इस गाइडलाइन को मैक्सिमम 3 कर दिया गया है, यानी कि मैक्स 3 लेंडर पर बोरोअर। तो बोरोअर यानी कि आप और मैं जो कि लोन लेंगे, लेंडर यानी कि जो लोन देगा, तो एक बोरोअर का एक्सेस होगा सिर्फ 3 लेंडर्स थे। और इसके लिए भैया 1 अप्रैल 2025 तक ये इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। Next is SBI Chairman CS Setty appointed as NIIF Trustee Governing Council member। तो यहाँ पे CS सेट्टी साहब, छाला सेट्टी साहब एंड उदय कोटक को नॉमिनेट किया गया है एज गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड। ठीक है, याद रखना ये जो काउंसिल है ना, इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें हेड के रूप में आपको निर्मला सीतारमन जी देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद रखना इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। ये एडवाइजरी काउंसिल के रूप में काम करेगी, किसके लिए? तो NIIF के लिए। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए फंड्स वगैरह का देखने का काम है इसका। सभी इजेस रूल फॉर ब्रोकरेज ऑन सेटलमेंट क्लाइंट अकाउंट लाइंग डॉर्मेंट फॉर 30 डेज। तो यहां पे कहा जा रहा है ऐसे अकाउंट्स जो कि 30 दिनों से डॉर्मेंट है, यानी कि कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो उसमें जो बचा हुआ बैलेंस है उसे फौरन 30 दिन फौरन जो है वो क्या किया जाए, भेजा जाए। IDBI Bank unveils चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट ऑफर 8.5% इंटरेस्ट। तो एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम को इनिशिएट किया जा रहा है IDBI बैंक के द्वारा, जिसका नाम है IDBI चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD, है ना। ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल या 80 साल से ज्यादा है, उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलग अलग टेन्योर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और जिसकी टेन्योर अलग अलग है, तो उसकी इंटरेस्ट रेट भी अलग होगी। तो 555 डेज का जो फिक्स डिपॉजिट होगा, उसके अंदर आपको 8.05% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 375 डेज के लिए 7.90% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 444 डेज के लिए 8% एंड 700 दिन के लिए आपको इतने का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये बात यहां पे कही गई है। नेक्स्ट इज ओवर 90 कंपनीज हैव फाइल्ड ड्राफ्ट पेपर फॉर IPO टू रेज 1 लाख करोड़ इन 2025। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप अपने शेयर्स पहली बार, है ना, कस्टमर्स के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने रखते हो, ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आता है उसे हम पेड अप कैपिटल वगैरह कहते हैं। तो 90 प्लस ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस रखा है, किसके सामने? सभी के सामने, जहां पे भैया वो 1 ट्रिलियन रेस करेंगे, मतलब 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ शेयर जो है यहाँ पे लोगों के सामने रखा जाएगा। एज पर प्राइम डेटाबेस 91 लार्ज फर्म वेंट पब्लिक ऑन BSE NSE। तो आप देखो 2024 की डेटा है, कहा जा रहा है, ये तो 2025 की बात हो रही है, 90 प्लस कंपनीज। 2024 में 91 लार्ज कंपनीज ऐसी हैं जो कि, है ना, BSE एंड NSE के अंदर जो है वो IPO रिलीज किया, जहां पे इन्होंने इतना ट्रिलियन जो है वो रेस किया है। ठीक है, अगर मैं 2024 में, ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई, इंडिया में 91 थी, 2024 में पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इतने कंपनीज ने IPO के जरिए, है ना, IPO जो है वो इतने कंपनीज ने IPO रिलीज किया है। ठीक है, आइए। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इजेस टू 4-month लो ऑफ 5.22% इन दिसंबर। तो इसका भी एक लेटेस्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में वो बास्केट ऑफ गुड्स की बात होती है, जो कि वो बास्केट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज की बात होती है, जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कमेंट सेक्शन में बेस ईयर बता देना इसका। ठीक है, एंड एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें सिर्फ वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, वो बास्केट ऑफ गुड्स होता है जो कि होलसेल मार्केट में बल्क में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4 मंथ में सबसे लो 5.22% इन दिसंबर 2024। याद रखना, जो अच्छा इन्फ्लेशन होता है वो 4%।
4% +2 -2 इतने पे हमें रखने की जरूरत है, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में। आइए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स विद टाटा डिजिटल। तो यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस टाटा डिजिटल जो है ये क्या कर रहे हैं भैया, फिक्स डिपॉजिट ऑफरिंग कर रहे हैं। और ये फिक्स डिपॉजिट आप कहां से, ये फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम अनवील किया जा रहा है, ये कहां से आप ले सकते हो, तो टाटा न्यू प्लेटफॉर्म पे जाके आप ले सकते हो, जहां पे कस्टमर्स को 9.1% तक का, है ना, इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का होने वाला है, एंड 5 लाख जो है वो कवर्ड होगा, है ना, जो भी आपका डिपॉजिट होगा इन फिक्स डिपॉजिट, तो ये कवर होगा DICGC से। कितने लाख तक का, 5 लाख तक का, ठीक है। मतलब 10 करोड़ का भी करोगे, 5 लाख का भी करो, 5-7 लाख का भी करोगे तो 5 लाख का ही कवर मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन इलेक्ट रूपम रॉय एज न्यू जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे अरुण कुमार बिश्नोई, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का, एंड रूपम रॉय को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का। ये रिप्लेस कर रही हैं दीपक कुमार शर्मा जी को। Next is NPCI International partners with Magnati to expand UPI acceptance in UAE। तो यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स के अंदर, है ना, हम लोग UPI लाइक सर्विसेज, मतलब UPI जो सर्विस है वो यूएई में भी लोग इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए NIPL प्लस मैग्नाटी जो कि यूएई की कंपनी है, ये पार्टनरशिप यहाँ पे साइन कर रही है, ठीक है। तो ऐसे इंडियंस जो कि यूएई विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सभी अपडेट नॉमिनेशन रूल फॉर म्यूचुअल फंड एंड डीमैट। तो सभी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया रेगुलेशन रिगार्डिंग नॉमिनेशन रूल फॉर म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट टू एड्रेस अनक्लेम एसेट। हमने अभी डिस्कस किया 20,000 करोड़ से ज्यादा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो क्लेम्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, है ना, यहाँ पे नॉमिनेशन की बात की जा रही है कि आप 10 से ज्यादा, 10 आप कम से कम, मतलब आप कम से कम अपने 10 नॉमिनी जो है वो अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। 1 मार्च 2025 से ये इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता था कि जो डीमैट अकाउंट्स है जहां पे ट्रेडिंग चल रही है उस बंदे की डेथ हो गई, ठीक है, तो ऐसे जो डीमैट अकाउंट्स है इसमें फंड्स पड़े रहते थे, तो ये पैसा किसका है, आपका है, आपके लोगों का है, तो वो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, तो इनिशियली ही आपको 10 नॉमिनेशंस के नाम, मैक्सिमम 10 नॉमिनी के नाम जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है, कि आपकी मरने के बाद कौन एक्सेस कर सकता है। पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक गेट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे अशोक चंद्रा जो कि ईडी थे कैनरा बैंक के अंदर, इनको MD/CEO अपॉइंट किया गया पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 3 सालों के लिए। ये अतुल कुमार गोयल को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड विनोद कुमार जो कि ईडी थे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक के अंदर 3 साल के लिए। SL जैन को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इज RBI रिलीज लिस्ट ऑफ NBFC इन द अपर लेयर, है ना, फॉर 2024-25। तो यहाँ पे उन NBFCs की लिस्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया है जो कि अपर लेयर के अंदर है ना। ये ऐसी 15 NBFCs है जिनको अपर लेयर के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लेयर में तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड बेस लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा एक चार्ट बनता है जहां पे ये टॉप लेयर होता है, अपर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है एंड बेस लेयर होता है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट इज RBI रिवाइजेस FEMA गाइडलाइंस टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन रूपी एंड लोकल करेंसी। तो यहाँ पे जितने भी, है ना, जितने भी आप देखो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसके लिए नियम कानून कौन लाता है, FEMA। इससे पहले क्या हुआ करता था, फेरा हुआ करता था। Next news is RBI revises FEMA guidelines to boost cross border transaction in rupee and local currency। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था काफी ज्यादा डेप्थ में कि सबसे पहले फेरा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कब आता है 1973 में, और ये लाया जाता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए। ये उस समय का टाइम है जब भारत की फॉरेक्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हुआ करती थी। इसको रिप्लेस किया गया 1999 में क्या लाकर, फेमा लाके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे इंप्लीमेंट कर दिया गया 2000 के अंदर, है ना। जब भारत थोड़ा सा और लिबरलाइज हो गया, जब उसकी फॉरेक्स जो थोड़ी स्टेबल हो गई, है ना, तब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए फेमा को यहाँ पे लाया गया। तो इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशन जो है वो लाया गया है। कह रहा है कि ओवरसी ब्रांचेस ऑफ अ बैंक, एक बैंक की जो ओवरसी ब्रांचेस है यानी कि देश के बाहर, ये अकाउंट्स खोल सकती है इंडियन करेंसी में। किसके लिए, तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो रेसिडेंट जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है और सेटलमेंट करना चाहता है अपने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए,
विद अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो रेसिडेंट जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, वो सेटल कर सकता है अपना बोनाफाइड ट्रांजेक्शन यानी कि लीगल ट्रांजेक्शन विद अदर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, है ना, किसी और जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, यूजिंग द बैलेंस इन द रिपैट्रिएबल आईएनआर अकाउंट, इसी अकाउंट से जो है, अकाउंट में जो इसके पैसे पड़े हैं उससे। इंडियन एक्सपोर्टर जो है ये विल बी एबल टू ओपन अकाउंट इन एनी फॉरेन करेंसी ओवरसीज, है ना, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं कोई भी फॉरेन करेंसी में ओवरसीज के अंदर, किस लिए? अपना ट्रेड सेटलमेंट के लिए। एक और अकाउंट है जिसे हम स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिसे 2022 जुलाई के महीने में आरबीआई के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फेमा जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आपको 49 जो है सेक्शंस देखने को मिलेगी। ये WTA रेगुलेशंस के साथ मिलकर काम करता है। साथ ही साथ फेमा के अंदर ये भी कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर कोई क्राइम करता है तो सिविल क्राइम के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट इज जेएम फाइनेंशियल अपॉइंट अंकुर जावेरी एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट अंकुर जावेरी जो कि प्रेजेंट में एक्सिस कैपिटल के MD है, इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एट जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब लिक्विडिटी फिक्स डिपॉजिट फॉर इनहांस लिक्विडिटी एंड कन्वीनियंस। तो यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम को इनिशिएट किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नाम क्या है? बॉब लिक्विड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल FD फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट होने वाला है जिसकी शुरुआत 5,000 से हो सकती है। टेन्योर 12 से 60 महीने का होगा इस फिक्स डिपॉजिट का। आप विड्रॉ कर सकते हैं 1000 के डिनोमिनेशन में, 1000 के डिनोमिनेशन में विड्रॉ कर सकते हैं। याद रहे, है ना, याद रहे भैया, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा अगर आप 5 लाख तक का विड्रॉ करते हो और अगर आपने, है ना, FD में 12 महीने जो है वो इन्वेस्ट करके रखा, मतलब 12 महीने के बाद आप 5 लाख रुपए तक जो है विदाउट एनी पेनल्टी जो है पैसों को विड्रॉ कर सकते हो 1000 के डिनोमिनेशन में, है ना। ये नहीं कि 1500 रुपए, ये नहीं कि भैया 1400 रुपए आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस रिब्रांड एज ट्रू होम फाइनेंस। तो यहाँ पे इक्विटी जो है वो खरीदा जा रहा है, तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को अब से आप ट्रू होम फाइनेंस के नाम से जानेंगे। अगर आपको याद हो तो श्रीराम फाइनेंस का जो इंटायर स्टेक था 84.44%, किसमें? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। इसको एक्वायर कर लिया गया था 3929 करोड़ में, किसके द्वारा? वॉरबर्ग पिंसेस के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ इज आरबीआई आस्क्ड बैंक टू यूज स्पेशल नंबर सीरीज टू प्रिवेंट फ्रॉड। तो यहाँ पे स्पेशल नंबर सीरीज की बात की जा रही है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किस लिए? फ्रॉड से बचने के लिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। तो कहा जा रहा है यहां पे कि भैया आपको इन नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए मैसेज भेजना है, किसको? कस्टमर्स को, या कॉल करना है। और इस नंबर का, इस सीरीज ऑफ नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप प्रमोशनल पर्पस से कस्टमर्स को मैसेज भेज रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इस सीरीज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोटिव क्या है भैया? मोटिव वही है, फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करना। ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऑल्सो यहाँ पे बात की जा रही है एक पोर्टल के बारे में जिसका नाम है MNRL पोर्टल। MNRL पोर्टल के अंदर याद रखना उन मोबाइल नंबर्स का डेटा होता है, उन मोबाइल नंबर्स का डेटा होता है जिसको टेलीकॉम कंपनीज ने बंद कर दिया, टेलीकॉम कंपनीज ने बंद कर दिया। अब इन्हीं मोबाइल नंबर्स का जो है, अगर आपके पास ये डेटा होगा ना, देखो ये जो मोबाइल नंबर्स है जिसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, ठीक है। और इसका डेटा आपके ट्राई में मिल जाएगा, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको इसका डेटा जो है मिल जाने वाला है, या फिर आपको डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे भी इसका डेटा मिल जाएगा जो कि फॉर्म की गई थी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज LIC हैज अनाउंस्ड न्यू स्कॉलरशिप स्कीम नेमली गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024। तो एक स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत कर रहा है कौन? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो अनाउंस न्यू जिसका नाम क्या है भैया? स्कीम का नाम है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम। किसके लिए है? वो स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जिन्होंने 10वीं 12वीं या फिर किसी डिप्लोमा कोर्स या इक्विवेलेंट एग्जाम को पास कर लिया है 60% या इक्विवेलेंट CGPA से, ठीक है। कौन से साल में? 2021-22, 2022-23 या फिर 2023-24। मतलब इन सालों में अगर आप 10वीं 12वीं डिप्लोमा या इक्विवेलेंट एग्जाम पास कर चुके हैं, 60% आपका मार्क्स आया हुआ है, तो आप इन स्कॉलरशिप के लिए भैया क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन भी ले चुके हैं 2024-25 के अंदर। अब यहां पे देखो क्या क्या कहा जा रहा है। जनरल स्कॉलरशिप
बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 40,000 पर एनम का आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हो मेडिसिन के फील्ड में। 30,000 पर एनम का आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हायर एजुकेशन कर रहे हो। 20,000 पर एनम का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को भी ईडब्ल्यूएस फैमिली के लिए निकाला जा रहा है गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जहां पे 15,000 पर मंथ जो है वो सिलेक्टेड गर्ल को मिलने वाला है जब वो 10वीं पास कर लेती है, ठीक है, आफ्टर क्लास 10 फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या फिर किसी भी वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्सेज में अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये क्या है स्कॉलरशिप स्कीम, कौन ला रहा है, एलआईसी। नाम क्या है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट इज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइजेस बाय 17% टू 37.68 बिलियन 2024। तो 2024 में देखिए आउटवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड एफडीआई की बात हो रही है। देखो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ना, अगर कोई एक इन्वेस्टर या मैं कहूं कोई एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल, कोई एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल क्या करती है, इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री में कहां इन्वेस्ट करती है भैया, तो फॉरेन कंट्री में भैया बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। किसके अंदर इन्वेस्ट करती है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। वहीं अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जब एक कंपनी किसी और देश के अंदर, है ना, कह सकते हैं शेयर्स बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है ना, शेयर्स बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है या एसेट में के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे आउटवर्ड एफडीआई यानी कि एफडीआई भारत से जा रहा है, इट्स स्टूड एट 37.68 बिलियन इन 2024। 70% का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट साल 2023 में इट वाज 32.29 बिलियन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी, लोन एंड गारंटी, ठीक है। आई नेक्स्ट इज इंडिया सेंट्रल बैंक असाइन डिप्टी एम राजेश्वर राव टू लीड मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। तो यहां पे एक अपॉइंटमेंट हो रहा है। अपॉइंटमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि माइकल डी पात्रा ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ही हैज बीन डिमिटेड ऑफिस ऑफ आरबीआई एज डिप्टी गवर्नर ऑन जनवरी 14 2025 को इन्होंने एज डिप्टी गवर्नर जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसीलिए एम राजेश्वर राव, है ना, जो कि इंचार्ज है बैंकिंग रेगुलेशन को, इनको सभी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च का, ठीक है। याद रहे जो डिप्टी गवर्नर होता है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का भी मेंबर होता है, जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, 3 सरकार के द्वारा, 3 आरबीआई के द्वारा। ऑल्सो आप देखोगे पात्रा जो है वो एक्सपर्ट कमिटी ऑन रिवाइज एंड स्ट्रेटन एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के भी मेंबर थे, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2014 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसे हम उर्जित पटेल कमिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कैन चेंज पर्सनल डिटेल्स ट्रांसफर ईपीएफ ऑनलाइन विदाउट एम्प्लॉय इंटरवेंशन। तो यहां पे देखिए ईपीएफओ में क्या होता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करता है। ईपीएफओ जो है भैया हमारे देश के अंदर क्या काम करेगी, इसका काम क्या है भैया, स्टैब्लिश हो रही है 1952 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम करेगी। इसका काम है भैया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना, ध्यान रहे, ठीक है। इसने भैया एक यूएन नंबर को इंट्रोड्यूस किया था 2014 के अंदर, यूनिफाइड ऑथेंटिकेशन नंबर नहीं है, यूनिफाइड जो है कुछ नंबर है, ठीक है, 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नंबर उनको मिलता है जो कि ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मनसुख मांडविया ने 2 न्यूज सर्विसेज को जो है वो इनिशिएट किया है ना, किसके लिए, तो 7.6 करोड़ मेंबर्स जो कि ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कह रहा है कि ईपीएफओ मेंबर्स जो है वो ई केवाईसी के तहत, है ना, जो कि ई केवाईसी के तहत ईपीएफ अकाउंट्स जो कि आधार से लिंक्ड होगा, वो अपनी ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम्स जो है वो कर सकता है ऑनलाइन तरीके से। आधार ओटीपी आपके पास आने वाला है। साथ ही साथ भैया आप देखोगे हाँ, मतलब आप ई केवाईसी के थ्रू जो है वो सारी चीजें अपना कर सकते हो, मतलब आपको एम्प्लॉयर का जो है मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये बात चीज भी यहाँ पे कही गई है और ये उनके लिए ही अवेलेबल है जिनके पास यूएन नंबर है जो इशू किया गया है 1 अक्टूबर 2017। Next is settlement of dues only after examining all option RBI to ARC। RBI कह रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जिसे हम बैड बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, बैड बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, इनके पास क्या जा रहा है, इनके पास भैया इनके पास क्या जा रहा है, इनके पास जाएगा बैड लोन्स। किसका, बैंकों का वो बैड लोन जिसे हम एनपीए कह रहे हैं। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि जिसका इंस्टॉलमेंट 90 दिन तक नहीं आया, इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हो जाए,
तो भैया जब एनपीए हो गया, 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो ये बैंक क्या करेगी, या तो अपने लोन को राइट ऑफ कर देगी अपने बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए, और उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास चली जाएगी, जिसके बाद यहाँ पे लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट किया जाएगा एंड लिक्विडेशन प्रोसेस को जो है शुरू किया जाएगा। लिक्विडेशन प्रोसेस मतलब जो भी कोलैटरल रखा होगा, है ना, जो कि बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है, उसे कोलैटरल को बेचे जाएंगे एंड जो इसकी उधारी है उसको चुकता किया जाएगा। तो आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कह रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू सेटल ड्यूज विद डिफॉल्टर्स आफ्टर एग्जामिनिंग अदर रिकवरी ऑप्शन बेस्ड ऑन रिलायजेबल वैल्यू ऑफ बोरोअर एसेट। रिलायजेबल वैल्यू क्या होता है भैया, तो बोरोअर का एसेट का रिलायजेबल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू जो मिल सकता है माइनस जो मेरा खर्चा आया, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया एक बार चेक कर लो, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ के पे आरबीआई कह रहा है किसको, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एक बार भैया बढ़िया से चेक कर लो, है ना, क्या पता ज्यादा पैसा मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पर्टेनिंग टू अ बोरोअर हैविंग एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 1 करोड़ और बिलो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी। तो यहाँ पे कहा रहा जा रहा है कि 1 करोड़ वाले जो लोन्स है ना, उसके लिए भैया जो प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले कमेटी को फॉर्म किया जाएगा, उस कमेटी के रिकमेंडेशन से ही ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। एआरसीज यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी, कब 1998 में। ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एंड आरबीआई के सेक्शन 3 ऑफ द सरफासी एक्ट ऑफ 2003 के अंदर भी रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रो म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फोकस ऑन रेलवे सेक्टर। तो भैया भारत का पहला ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि फोकस कर रहा है किसको, तो रेलवेज को। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एसेट दैट ट्रेड ऑन स्टॉक मार्केट, है ना। वो एसेट का कलेक्शन जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भैया, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है ना, इसके जो इन्वेस्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फोकस ऑन रेलवे सेक्टर, जिसका नाम क्या है, ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ एंड फंड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, 30 जनवरी को ये समाप्त होने वाला है, क्योंकि हम जनवरी के मंथ की न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए। पेटीएम क्लाउड टू सेटअप सब्सिडियरी इन यूएई, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर डिलीवर्ड सर्विस टैग। तो यहाँ पे पेटीएम जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है यूएई, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर के अंदर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20-20 करोड़ का ईच, मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 करोड़। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवील किया है 5 ऑल विमेन ब्रांचेस। ऑल विमेन ब्रांचेस यानी कि इन ब्रांचेस में जितने भी काम करने वाले लोग होंगे वो सारी महिलाएं होंगी। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है 5 ऑल विमेन बैंक ब्रांचेस, ठीक है। कहां पे, उड़ीसा एंड झारखंड के अंदर। मोटो क्या है, बाय विमेन फॉर विमेन। आउट ऑफ 5, 3 आर अर्बन ब्रांचेस, यानी कि 5 में से 3 ऐसे ब्रांच है जो कि शहरों में है, 2 ब्रांच रूरल एरियाज में लोकेटेड है। दोनों ब्रांच इन्हीं स्टेट्स में होंगे, है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी। ये कमिटी क्या रिकमेंड देगी भैया, तो ये कमिटी रिकमेंड करेगी इवैल्यूएटिंग एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल। अरे भैया वो एंटिटीज, अगर आपको याद हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली जो है अप्लाई किया था किसके लिए, यूनिवर्सल बैंक्स के लिए। यूनिवर्सल बैंक्स जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज, सारी चीजें यहाँ पे ये प्रोवाइड करती हैं। तो यूनिवर्सल बैंक्स के लिए बहुत सारा जो है वो क्राइटेरिया एंड ऑल होता है। आपका नेटवर्थ जो है 1000 करोड़ का होना चाहिए, पिछले 2 सालों में आपने नेट प्रॉफिट लाया हो, 5 सालों तक आपने सेटिस्फैक्ट्री जो है आपका रिजल्ट रहा हो, ये तरह तरह की चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जेपी मॉर्गन एंड चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे क्या है भैया, यूनिवर्सल बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक से रिलेटेड यूनिवर्सल बैंक के जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एप्लीकेशन डाला कि मुझे यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो उन्हें एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए कमेटी को स्टैब्लिश की गई है, जिसे हम स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के नाम से जान रहे हैं, जिसको लीड करने वाले हैं फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर, नाम क्या है, एमके जैन, है ना। टोटल 5 मेंबर्स होने वाले हैं, एक एमके जैन और 4 मेंबर्स यहाँ। टेन्योर 3 साल का होने वाला है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीराम लाइफ लॉन्चेस सुरक्षित लाभ स्टार्टिंग एट ₹30,000 ईयर। तो यहाँ पे एक प्लान को लॉन्च किया गया, याद रखना, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान होने वाला है, यानी कि
प्रॉफिट से आपको पैसा नहीं देगा, है ना, यहाँ पे भी प्रॉफिट से पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। आपको एक फिक्स्ड पैसा इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है इस प्लान के अंदर। तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है श्रीराम लाइफ सुरक्षित लाभ, जहां पे आप देखोगे 668% का रिटर्न मिलने वाला है ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। एलिजिबल लोग कौन होंगे, हाँ, जिसकी उम्र 60 दिन या 60 साल के बीच में है। एलिजिबल एज 30 साल का बच्चा भी इनरोल कर सकता है 60 साल तक, ठीक है। मिनिमम एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए, मिनिमम एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए का है। ये देने में ही भलाई है क्योंकि आप जब इसे बांटने की कोशिश करोगे, जैसे हाफ ईयरली आपको 15,500 देना पड़ेगा, तो 30,000 पूरे साल में देना है, यहाँ पे भैया कितना हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। 8,000 क्वार्टरली है तो 32,000 हो जाएगा। 3,000 मंथली है तो 36,000 हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया ये। Next is Tata AIG unveils Cyber Edge to provide comprehensive cyber insurance solution for India business। तो यहाँ पे इंडियन बिजनेस के लिए, है ना, साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कौन, टाटा एआईजी, और इसीलिए इसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर एज, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया का जो साइबर इंश्योरेंस मार्केट है ये 850 करोड़ है 2024 में, और ये 25% की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा 2025 से 30 के बीच में, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रो। आलोक कुमार अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ जीरो कोटक जनरल इंश्योरेंस। तो जीरो कोटक जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं, आलोक कुमार अग्रवाल। ही विल बी रिप्लेसिंग सुरेश अग्रवाल जी। तो अग्रवाल अग्रवाल भाई भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज आईडीबीआई बैंक बोर्ड अप्रूव री अपॉइंटमेंट ऑफ राकेश शर्मा एज एमडी सीईओ। तो आईडीबीआई बैंक के नए एमडी सीईओ यानी कि इनका री अपॉइंटमेंट हो रहा है 3 साल के लिए, है ना। 19 मार्च 2025 से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। नाम है राकेश शर्मा साहब। नेक्स्ट इज आरबीआई टू कंडक्ट वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन वर्थ रुपीज 3.75 लाख करोड़ टू ईज लिक्विडिटी। तो यहाँ के बैंकों की लिक्विडिटी हुआ, अभी देखो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, है ना, स्वैप ऑक्शन के बारे में, ठीक है, जहां पे आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई जो है वो क्या कर रही है भैया, पैसा दे रही है, पैसे के बदले डॉलर्स रख रही है 3 सालों के लिए, ठीक है। 10 बिलियन का ये टोटल होने वाला है ना। इसलिए किस लिए किया जा रहा है, तो अपने रुपये के वैल्यू को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, साथ ही साथ मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब बैंक की जो लिक्विडिटी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, है ना। साथ ही साथ बैंक की लिक्विडिटी डिमांड पूरी होगी, बैंक ज्यादा लोन देगा, कम इंटरेस्ट पे लोन देगा। ज्यादा लोन देगा तो आप ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा लोन लोगे तो आप कंजप्शन करोगे तो हमारे देश की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज भीम ज्वाइंस फिनटेक यात्रा 2025 टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भीम एंड फिनटेक यात्रा कोलैबोरेट कर रहे हैं टू पार्टनर एज अ प्रिंसिपल पार्टनर टू एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, सभी लोगों को, है ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, एंड डिजिटल लिटरेसिटी, है ना, सबको लिटरेट बनाना है डिजिटली, ठीक है। 10,000 किलोमीटर का ये फिनटेक यात्रा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज 21% ऑफ जनधन अकाउंट टर्न्ड इन ऑपरेटिव बाय दिसंबर 2014। जनधन अकाउंट की शुरुआत कब हुई थी, याद रखना 15 अगस्त 2014 को, है ना। जनधन अकाउंट, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को यह अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एंड 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च कर दिया गया था या इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो कह रहा है कि हर 5 में से एक जनधन अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव है। और इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, अगर, है ना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कस्टमर के द्वारा पिछले 24 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उस अकाउंट को इनऑपरेटिव कह दिया जाएगा। तो हर 5 में से एक अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हो गया है। सबसे ज्यादा कौन से बैंक से एफिलिएटेड जनधन अकाउंट इनऑपरेटिव हुआ है, तो 29 मिलियन आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ही अकेले इनऑपरेटिव हो गया। नेक्स्ट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई, एफडी एंड कैशबैक फीचर्स। एक ही क्रेडिट कार्ड के अंदर यूपीआई, एफडी एंड कौन सा फीचर है भैया, कैशबैक फीचर्स भी होने वाला है। तो कस्टमर कैन रिसीव अ ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.25% ऑन एफडी विद अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर एंड 1 डे, है ना। साथ ही साथ आप देखोगे रोड साइड असिस्टेंट पैकेज मिलने वाला है 1399 का, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है। लॉस कार्ड लाइबिलिटी कवर आपका 25,000 का होने वाला है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है 2 लाख तक का आपको मिलने वाला है इस प्रोडक्ट के अंदर। आरबीआई पिनलाइज जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। किस लिए भैया, ऑब्वियसली नॉन कॉम्प्लायंस के लिए ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा भैया, है ना। एसबीआई क्लैरिकल मेंस में तैयार रहना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो 3.31 करोड़ किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 करोड़ एंड कैनरा बैंक के ऊपर 1.63 करोड़।
RBI says bank customer complaint and the ombudsman scheme spike around 33% in financial year 24। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है बैंक कंप्लेंट जो है भैया बढ़ रहा है। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम इसकी शुरुआत कब हो रही है? 2021 में। मोटिव क्या है? जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां पे कह रहे देयर इज अ 32.81% सर्ज इन कंप्लेंट्स फ्रॉम बैंकिंग कस्टमर्स रीचिंग 9.34 लाख ड्यूरिंग ईयर एंडेड मार्च 2024। तो मार्च 2024 के अंतर्गत इतने बैंकिंग कंप्लेंट्स जो है वो कस्टमर्स ने किए हैं, है ना। और इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के मुकाबले कितना, 32.81%, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे इन कंप्लेंट्स को कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे कहा जा रहा है कि लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स इतने हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स जो है वो इतने हैं, ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड इतने हैं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इतने कंप्लेंट्स हैं। साथ ही साथ आप देखोगे टॉप 5 कंट्रीब्यूटर टू कंप्लेंट इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट रिसीव पर लाख अकाउंट्स। तो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर में आपको चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात ये सब देखने को मिलेंगे। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन मिजोरम वगैरह से हो रहा है। नेक्स्ट इज सभी लॉन्चेस डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी धरोहर एंड रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के अवसर पे सभी ने लॉन्च किया एक रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को एक्सेस किया जा सकता है www.mism.org, है ना। नाम क्या है? धरोहर माइलस्टोन इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो डेटा यहां पे मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नोटिफाइड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहां पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन। ये एक एज अ ऑप्शन है उन वर्कर्स के लिए जो कि ऑलरेडी एनपीएस में कवर्ड है, ठीक है। और ये इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। एनपीएस डिड नॉट ऑफर एन एश्योर्ड पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु जॉइन सर्विस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2024। तो एनपीएस जो है, ये जो एनपीएस है ना, जो कि ये जो एनपीएस है इसका भी फायदा आप उठा सकते हो, मतलब एनपीएस से आप यूपीएस पे जा सकते हो। एनपीएस जो है उन लोगों को कवर नहीं करता है जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने हैं, ठीक है। ये ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यूपीएस रिस्टोर द एश्योरेंस 50% आपको सैलरी मिलेगी, है ना। सभी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको मिलने वाली है। फिर फैमिली पेंशन इक्विवलेंट जो है वो 60% होने वाला है। डिमाइस के बाद आपको आपकी फैमिली को 60% मिलने वाली है। मिनिमम पेंशन जो है 10,000 मिलने वाला है ना। कम से बट उसके लिए कम से कम आपको एज अ यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 साल काम करने की जरूरत है। ये एक बार चेकआउट करेगा। 3 इंडियन बैंक अमंग टॉप 25 ग्लोबल बैंक बाय मार्केट कैप, है ना। कौन सी बैंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैप आपकी औकात बताती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी बैंक का सबसे ज्यादा है। तो आप देखोगे टॉप 25 की लिस्ट में 3 इंडियन बैंक शामिल है। 13 पोजीशन पे आपको एचडीएफसी बैंक जिसकी मार्केट कैप 158.5 बिलियन है, 1.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। 19 पोजीशन पे आईसीआईसी बैंक जिसका मार्केट कैप 105.7 बिलियन है, 25.8% का ग्रोथ देखने को मिला है मार्केट कैप के अंदर। 24 नंबर पे एसबीआई देखने को मिलेगी। अगर मैं एग्रीगेट मार्केट कैप की बात करूं, यानी कि सभी 25 बैंक्स हैं कि टोटल मार्केट कैप की बात करूं, तो ये 4.6 ट्रिलियन है, ठीक है। सोच लो 4.6 ट्रिलियन, है ना। और उसके बाद मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन एंड चेज विच इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल बैंक। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, और ऐसे करके एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, वेल्स फार्गो अगला। Slice to rebrand as Slice Small Finance Bank. तो Slice to rebrand its name to Slice Small Finance Bank Limited after its merger with Northeast Small Finance Bank. तो Northeast Small Finance Bank and Slice का merger हुआ, जिसके बाद, है ना, स्लाइस का नया नाम स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है हो गया है, ठीक है। याद रखना द मर्जर मार्क्स द क्रिएशन ऑफ इंडिया का पहला फिनटेक बैंक, है ना। ये इंडिया का पहला फिनटेक बैंक होने वाला। नारायणा हेल्थ लॉन्चेस आर्या विद इमीडिएट कवरेज अप टू 1 करोड़ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस ने इनिशिएट किया है, इंट्रोड्यूस किया है आर्या इंश्योरेंस प्लान, है ना। इससे पहले अगर आप देखोगे जुलाई के अंदर इसने अपना पहला इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था अदिति। अब इस पर्टिकुलर आर्या प्लान के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा 25 लाख से लेकर 1 करोड़। फ्लेक्सिबल टॉप अप ऑप्शन मिलने वाला है जिसकी शुरुआत 25,000 से हो सकती है। प्रेजेंट में ये बेंगलुरु के अंदर ही इनिशिएट किया जा रहा है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस शुभ मुहूर्त टू मीट वेडिंग एक्सपेंसेस। तो भैया शादियों का मौसम चल रहा था, अभी भी चल रहा है खैर, तो उसके लिए टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया है शुभ मुहूर्त उन पेरेंट्स के लिए टू हेल्प पेरेंट्स सेव फॉर देयर चाइल्ड्स वेडिंग, है ना। मतलब पेरेंट्स के लिए अपने चाइल्ड को के वेडिंग के लिए पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो किस एज के पेरेंट्स को ये सूट करेगा? बिटवीन 31 से 50 जिनके बच्चे की उम्र 1 या 20 साल के बीच में है, ठीक है। एज पर रिपोर्ट बाय द जेफरी इंडिया होस्टेड ओवर 80 लाख वेडिंग। 2024 में 80 लाख वेडिंग जो है हमने होस्ट किया, और जिसकी एवरेज खर्च था, है ना,
80 लाख वेडिंग हमने होस्ट किया। कोई 500 करोड़ की भी शादी थी, कोई 20 करोड़ की भी शादी थी, कोई 10,000 की भी शादी थी। तो एवरेज जो कॉस्ट था ये 10.7 लाख करोड़ था। नेक्स्ट इज CHEQ लॉन्चेस इंडिया का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंडिविजुअल्स यानी कि जो कार्ड होल्डर्स होंगे वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज एंड ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबीविक क्रेड फर्स्ट नॉन बैंक टू ऑफर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या इसे मैं कहूं ई करेंसी कह लूं, एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी होता है, याद रहे। इसे इनिशिएट या लॉन्च कौन करेगा या इशू कौन करेगा, RBI ही करेगा। तो मोबीविक प्लस क्रेड ने लॉन्च किया है ई वॉलेट फॉर यूजर्स ऑन प्लेटफॉर्म, बिकमिंग फर्स्ट नॉन बैंक टू ऑफर CBDC। पहला नॉन बैंकिंग एंटिटी जो कि CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ऑफर कर रहा है वो कौन बन गया है, मोबीविक एंड क्रेड बन गया है। ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद RBI प्लस यस बैंक। यस बैंक जो है स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करेगा। 10,000 पर डेली लिमिट 50,000 का होने वाला है, एक बार में आप 10,000 ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। RBI introduces measures to address liquidity deficit in banking system। अगेन देखो तो RBI जो है वो 1.5 लाख करोड़ जो है वो इंजेक्ट करने वाला है कोविड-19 के बाद। ये सबसे बड़ा इंजेक्शन होने वाला है, ठीक है। और ये वही चीज है, करेंसी जो है वो यहाँ पे स्वैप किया जाएगा, ठीक है। करेंसी यहाँ पे स्वैप किया जाएगा, जैसे अभी 10 बिलियन का है, ठीक है। अभी 10 बिलियन का जो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया गया 3 सालों के लिए, ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट 6 महीने के लिए होने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इज PNB पाइनियर्स रियल टाइम साइबर क्राइम रिस्पॉन्स विद क्लैरिफाई इंटीग्रेशन। तो देखो भैया, I4C का एक इनिशिएटिव है क्या, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर आप क्या कर सकते हो, है ना, लेट्स से कोई भी डिजिटल फ्रॉड होता है इसे आप रिपोर्ट कर सकते हो, है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, तरह तरह की चीजें जो हो फोटोग्राफी को यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। तरह तरह की जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। I4C का इनिशिएटिव है। तो PNB बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गो लाइव विद क्लैरिफाइज रिवोल्यूशनरी NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। यस बैंक ने लॉन्च किया है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर फॉर फिनटेक ग्रोथ। तो फाइनेंशियल टेक ग्रोथ के लिए यस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब एंड SPJIMR ने लॉन्च किया है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। मोटिव क्या है, फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देना एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनहांस करना इंडिया के अंदर। बिमटेक लॉन्चेस ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी जिसका नाम है बिमकॉइन। तो बिमटेक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है बिमकॉइन, जो कि बिमटेक इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट 6 RBI सेट 6.66% रेट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया जा रहा है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जिसे हम वेरिएबल रेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल रेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वेरिएबल रेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके रेट जो है वो मार्केट डिसाइड करती है। बेसिकली इसकी जो रेट्स है ना, बेसिकली जो है इसकी रेट्स है भैया, है ना, ये लाइबोर एंड रेपो रेट डिसाइड करता है। लाइबोर एंड रेपो डिसाइड करता है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बदले आप बॉन्ड्स इशू करके क्या ले सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2035 स्टूड एट 6.66% पर एनम। एप्लीकेबल कब से होने वाला है, 25 जनवरी 2025 से लेकर 24 जनवरी 2030 तक होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इज सभी इंट्रोड्यूसेस स्पॉट पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। तो यहाँ पे भैया सभी ने डेवलप किया है एक वेब बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है स्पॉट। ये इफेक्टिव होने वाला है 3 फरवरी से। ये क्या करेगा, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ग्लिचेस होते हैं, है ना, उन ग्लिचेस को देखने का काम करेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2024। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करेगा, RBI रिलीज करेगा। कौन से मंथ के लिए कर रहा है, सितंबर 2024 के लिए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इट स्टूड एट 465.33 विच इज मोर देन मार्च 2024 के डेटा ऑफ 445.5, ठीक है। और इसे कब से रिलीज किया जा रहा है, 1 जनवरी 2021 से रिलीज किया जा रहा है, जहां पे बेस पीरियड या बेस ईयर जो है मार्च, बेस पीरियड रखा गया, क्योंकि बेस ईयर रखा जाता तो 2018 बोलता, बट बेस पीरियड है मार्च 2018। सेमी एनुअल बेसिस में यहाँ पे रखा जाता है। इसके 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है। बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है बताएगा कि इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का क्या सिनेरियो है, ठीक है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी
लॉन्चेस इंडिया का पहला कोटक एमएससीआई इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैंने आपको बताया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, तो कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक एमएससीआई इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि पहला फर्स्ट एवर फंड रेप्लिकेटिंग द एमएससीआई इंडिया इंडेक्स फंड, ठीक है। और ये 156 टॉप कंपनीज को जो कि लार्ज एंड मिड कैप यानी कि मिड कैपिटलाइजेशन सेगमेंट्स में आते हैं, उनको ट्रैक करने के काम करेगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कैन यूज पैन कार्ड टू वेरीफाई यूजर्स रजिस्टरिंग डेट। तो देखो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कौन सी बॉडीज होती हैं, याद रखना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ये रजिस्टर्ड होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे स्टैब्लिश किया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 के अंदर। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करता है। बट इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का काम क्या है भैया, है ना, ये फाइनेंशियल इन्फो, डेटर का फाइनेंशियल इन्फो जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता, डेटर का फाइनेंशियल इन्फो को स्टोर करता है एंड वेरीफाई करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईबीबीआई इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कैन नाउ यूज पैन कार्ड। आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स, ठीक है। तो इसमें पैन कार्ड के थ्रू आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। आइए, स्काइडो रिसीव्स आरबीआई नॉड एज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पे स्काइडो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है, किस चीज का, टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी। याद रखना, ये पहली कंपनी है इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेक्टर टू रिसीव दिस ऑथराइजेशन, ठीक है। और इसके पास ऑलरेडी आप देखोगे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अप्रूवल है, अमेजॉन के थ्रू इसको मिला था। नेक्स्ट न्यूज, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स 350 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन इंडिया का लॉजिस्टिक एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग रेजिलियंस। तो यहाँ पे एडीबी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, डीए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जहां पे एडीबी 350 मिलियन का लोन देगी, है ना, स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत, जहां पे इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को बेहतर बनाने की बात की जा रही है। Next is the World Bank has approved the Uttar Pradesh Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening, जिसे हम यूपी अग्रीज के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने 325.10 मिलियन का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है, जिसका नाम है यूपी अग्रीज। मोटिव क्या है, फार्मर्स के इनकम को इनहांस करना। कैसे इनहांस किया जाएगा, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी को इनहांस करके, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करके, तरह तरह की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रेजेस 1 बिलियन थ्रू ओवरसी बॉन्ड यानी कि भैया फॉरेन फंडिंग हमारे पास आएगी, ठीक है। तो एक्सिम बैंक रेज 1 बिलियन थ्रू एन ओवरसी बॉन्ड इशुएंस, यानी कि बॉन्ड इशू किया गया होगा, फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। हाफ इन्वेस्टर इसमें से एशिया के हैं, 1/3 इन्वेस्टर यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के, 18% अकेले जो इन्वेस्टर्स जो है यूएसए के हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 30 मिलियन एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर मेघालय यूथ। मेघालय यूथ के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 35 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च करी है, जिसका नाम क्या है, एम्पावर यानी कि मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एक्सोलेंट वेलबिंग एम्पावरमेंट एंड रेजिलेंस, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की है, 5 साल का आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अनाउंसेस रिकॉर्ड 100 बिलियन आईडीए रिप्लेनिशमेंट। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, आईडीए जो है भैया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वर्ल्ड बैंक की पार्ट है, तो 100 बिलियन का रिप्लेनिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना, अनवील किया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। 78 कंट्रीज होगी इसमें आईडीए के अंदर, ठीक है, आईडीए के अंदर 78 कंट्रीज होगी, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइंस 120 बिलियन येन लोन पैक्ट विद जापान की जेबीआईसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है जेबीआईसी, जो कि जापान की एंटिटी है, इसके साथ 100 बिलियन का जापानीज येन लोन, जो कि 600 करोड़ का लोन होने वाला है 20 साल के लिए, ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ना, ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। आईआईएफएल फाइनेंस रेस 325 मिलियन एट 8.75% फॉर 3.5 साल ईयर बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड इशुएंस करके आईआईएफएल फाइनेंस जो है वो 325 मिलियन जो है रेस कर रहा है, जहाँ पे इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा 8.75% का, 3.5 साल का ये बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीपीसीएल इंक्स 31,802 करोड़ का लोन डील विद एसबीआई लेड कंसोर्टियम फॉर बीमा रिफाइनरी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बीपीसीएल प्लस एसबीआई लेड कंसोर्टियम का मतलब बहुत सारी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होगी, जैसे पीएनबी, यूनियन बैंक वगैरह है इसमें, ठीक है। तो लोन एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया है, याद में रखना है कितने का है लोन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे 31,802 करोड़ का। नेक्स्ट इज टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया है अमित गनोरकर को इट्स एमडी सीईओ, सिंपल सा अपॉइंटमेंट है ना।
Amit Ganorkar has been appointed as MD CEO of Tata AIG General Insurance Company. He will be replacing Nilesh Garg. और बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन ने अपॉइंट किया है प्रसून सिकदर को एट इज फर्स्ट एमडी सीईओ। तो बीमा सुगम के नए एमडी सीईओ को अपॉइंट किया गया और पहले एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए प्रसून सिकदर। तो ये था हमारा सेशन किससे रिलेटेड, तो आरबीआई सॉरी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने सभी न्यूज को कवर किया। कौन से मंथ का, जनवरी का। तो जनवरी के सभी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज को इस पर्टिकुलर सेशन में हमने कवर किया है। इससे पहले सेशंस में हमने नवंबर, दिसंबर और आज जनवरी के बीएफए के न्यूज को कवर कर लिया है। लास्ट मंथ के हमने आरबीआई की न्यूज को भी देख लिया था। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कल आरबीआई के जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट आरबीआई की न्यूज का सेशन भी आ जाएगा और आज ये सेशन आपके सामने अपलोड होने वाला है जहां पे बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एक तैयारी करने वाला बंदा ये चाहता है कि एग्जाम से पहले उसे सेक्शन वाइज चीजें मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास सेक्शन वाइज चीजें होंगी, है ना, तो आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा जब आप एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चीजों को रिवाइज करने बैठोगे। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और सुबह मॉर्निंग वाली 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।